Hello students, welcome back to the second lecture of molecular genetics. In the first lecture we were dealing with the nucleic acid. हम लोग ये भी पढ़े थे कि न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, ना न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देखे थे कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है आपका एक शुगर जो एक हाथ से पकड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप को और दूसरे हाथ से पकड़ेगा उसका नाइट्रोजनस बेस को। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जब एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड अरेंज होता है उसको हम लोग एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बोल सकते हैं। दैट इज माई द न्यूक्लिक एसिड। आइदर देयर आर जनरली टू टाइप्स, वन इज योर डीएनए एंड वन इज योर आरएनए। ठीक, आज हम लोग देखते हैं कि डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर हमें पता है, हमारे बुकों में जो पहले से हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर का पता किससे चला ना। इसके लिए दो साइंटिस्ट आपके काम करते हैं सबसे पहले, और उस डेटा को हम लोग बोलते हैं डीएनए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, और दिस वाज परफॉर्म्ड बाय टू साइंटिस्ट्स जो हमें याद रखना है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बोला था ना, इन्होंने सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज किया था। तो इन्होंने सपोज करिए ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल था, जो डीएनए मॉलिक्यूल को इन्होंने किस रूप में ले लिया था, एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। तो आई कैन राइट इट एज डीएनए क्रिस्टल, और इन्होंने इसके ऊपर से एक्सरेज पास किए थे। तो ऑब्वियसली इस इमेज को पकड़ने के लिए एक एक्सरे फिल्म का भी दरकार होगा। सो दिस वॉज योर द फिल्म और द स्क्रीन ऑन विच द इमेज वुड बी कैप्चर्ड। इन्होंने जैसे ही इसकी इमेज इसके ऊपर आपका गिरा, इन्होंने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर महसूस हुआ। ठीक, दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. This was the first time that the structure of the DNA was appearing to be observed. और इसी से पता चला कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए है उसको बाद में नाम दिया गया था, इट वॉज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल का मतलब क्या है ना, ऐसे ट्विस्ट आधार पे आपका एक स्ट्रक्चर नजर आया था. यह भी पता चला कि ये जो अगर दो आपके स्ट्रक्चर है तो इसको अगर हम लोग अनट्विस्ट करेंगे तो ये दो ऐसे ही आपके पैरेलल लाइन से बने हुए हैं. मतलब क्या है, ये जो दो है इन दो को हम लोग नाम दे सकते हैं डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. क्या नाम दे सकते हैं, दीज आर द टू डबल स्ट्रैंड. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल. सो डीएनए जो होगा इट विल बी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक, विच इज फॉर्म्ड बाय द टू डबल स्ट्रैंड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. कोई दिक्कत है सर, क्लियर. साथ साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है यहां पर, दैट इज चार्गफ. और इन्होंने दिया था आपका एक रूल या लॉ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज Chargaff's rule of base equivalence. क्या दिया था इसने दिया था Chargaff's rule of base equivalence. ऑब्वियसली ये बेस शब्द कहां से आया, नाइट्रोजन बेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. तो अगर हम लोग यहां पर डीएनए की बात करते हैं तो बेसेस दो तरीके के होते हैं आपके. क्या क्या, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन. तो प्यूरिन बेस क्या क्या है आपके, ए और जी. और अगर मैं यहां पे पिरिमिडिन बेस की बात करूं तो पिरिमिडिन बेस के अंदर सी और टी आ जाएगा. यहां पे टी आएगा बिकॉज इट इज अ डीएनए एंड नॉट आरएनए. आरएनए होता तो क्या हो जाता, आरएनए होता तो अगर दिस वाज आरएनए मॉलिक्यूल तो यहां पर टी की जगह क्या आ जाता सर, यू आ जाता. सिंस इट इज डीएनए, so we will be adding thymine group instead of uracil. Clear? तो ये जो बेस इक्विवेलेंस है ये एक्चुअली क्या बोला है, इन्होंने बोला था
कि इन अ डीएनए स्ट्रक्चर, इन अ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्यूरिन बेसिस जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे विथ द नंबर ऑफ पिरिमिडिन बेसिस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ ना, एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितने आपके प्यूरिन बेसिस होंगे, प्यूरिन बेस क्या क्या है, ए है और जी है, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक। तो टोटल अगर आपके करेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इसका जितना आपका परसेंट होगा इक्वल परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिरामिडिन ग्रुप्स होंगे। पिरामिडिन मतलब यहां पर बिकॉज इट इज अ डीएनए, तो आई विल बी टेकिंग थाइमिन। तो C प्लस टी मतलब साइटोसिन और थाइमिन टोटल जितने होंगे दैट इज योर पिरामिडिन, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेसिस विच कंसिस्ट ऑफ द एडेनिन एंड गुआनिन। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है? यहां से आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स छोटे पूछे जाते हैं। कैसे? सपोज करिए बोला है इन अ पर्टिकुलर डीएनए टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 200। सपोज देयर आर टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, क्लियर? उसके अंदर बोला है कि इफ जो साइटोसिन है दैट इज प्रेजेंट 30%, टोटल 200 है न्यूक्लियोटाइड्स जिसके अंदर साइटोसिन का परसेंट कितना है 30% विल बी आउट ऑफ 200 साइटोसिन। आपको बोला गया है फाइंड हाउ मेनी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन बेसिस आर देयर। आपको ये पूछा गया है, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या है सर? ना एक डीएनए पर्टिकुलर आपको दे दिया है और उसके अंदर बोला कि दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 200 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक, जिसके अंदर साइटोसिन कितने हैं 30%। तो आपको हर एक का अलग अलग करके कितने आपके क्वांटिटी है ये भी दे सकता है, या सिर्फ आपको ए दे सकता है, आपको जी दे सकता है, कोई भी इन चारों में से आपको पूछ सकता है। तो आप कैसे ये करिएगा सर? ना हमें यहां से पता चला कि टोटल नंबर ऑफ जो पिरिमिडिन होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेसिस, यही तो है। इसके बाद इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक दूसरा चीज भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर ए जो है वो हमेशा किसके साथ पेयर बनाएगा? वो हमेशा पेयर बनाएगा टी के साथ। ठीक वैसे ही आपका जी जो है वो हमेशा पेयर बनाएगा कौन से बेस के साथ? सी के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ए हमेशा टी के साथ बनाएगा, जी जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बनाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब क्या हुआ, अगर मुझे पता चला कि सी यहां पर आपका दिया हुआ है, सी कितना है 30% है, दैट मीन्स जी जो होगा वो भी 30% ही प्रेजेंट होगा सर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर ए हमेशा टी के साथ बेस बनाएगा और जी हमेशा पेयर बनाएगा सी के साथ। कभी भी ए सी के साथ नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। ना तो आपका दोनों प्यूरिन तो एक साथ रहेगा नहीं, वो हम लोग आगे देखेंगे क्यों नहीं रह सकता है दो प्यूरिन एक साथ, क्यों दो पिरिमिडिन एक साथ नहीं रह सकता है, क्यों एक प्यूरिन को हमेशा एक पिरिमिडिन की आवश्यकता होगा बेस या पेयरिंग बनाने के लिए, और वो भी कैसा? जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बनाएगा, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बनाएगा। क्लियर? तो जिससे हमें यह पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ गुआनिन बेसिस प्रेजेंट। ठीक, तो अगर हमें सपोज करिए इसका यहां पर दिया हुआ है कितना ना, ये दिया हुआ है कि टोटल 30% प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर ये 30% है तो व्हाट विल बी इसका वैल्यू? टोटल 200 है तो आपका टोटल 60 साइटोसिन बेसेस होंगे सर इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और अगर साइटोसिन आपका 60 है तो साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाता है? जी के साथ। तो जी भी यहां पे 60 ही होंगे सर। साइटोसिन अभी हम लोग निकाले 60 है
तो जी भी कितना होगा 60 होगा सर। इन दोनों को मिला के कितना हुआ 120 है या नहीं, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, तो a प्लस टी अगर मैं बोलूं a प्लस टी कितना हो जाएगा सर, a प्लस टी विल बी 200 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 80, ठीक। तो a और t मिला के कितने हुए 80 हुए। a और t जितने a रहेंगे उतने ही t रहेगा आपका, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा a इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 40। तो देखिए हमारे पास आ गया a 40 होगा, t भी 40 होगा, g 60 और c 60। अगर पूरे को मैं मिलाऊं तो पूरे को मिला के आपका कितना हुआ, टोटल अगर मिला लूं तो देयर आर 200 नाइट्रोजन बेसेस। तो आंसर मेरा आ गया सर, समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक। तो यहां तक एक बार देख लेते हैं फटाफट। डीएनए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे थे हम लोग, किसने दिया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। क्या किया था, डीएनए को एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में ले लिया, वहां से जैसे ही एक्सरे पास किया तो एक एक्सरे फिल्म के ऊपर उसका इमेज ऑब्जर्व किया, जिससे पता चला डीएनए का नेचर क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल का मतलब क्या है, ऐसे आपका ट्वाइन करके रहेगा। इसको अगर मैं अनट्विस्ट करूं तो ऐसा आपके दो अलग अलग पैरेलल लाइंस मेरे सामने आ जाएंगे, जिससे हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट चारगफ। चारगफ ने आपका क्या बोला था, उसने एक रूल दिया था, रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस। क्या है इसके अंदर, द नंबर ऑफ प्यूरिन बेसिस इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन बेसिस, ठीक। तो हमारा a प्लस जी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ c प्लस टी, कोई दिक्कत, क्लियर। तो यहीं से हमें पता चल रहा है, मैं ये भी लिख सकता हूं सर इसके अंदर कि a प्लस जी अपॉन c प्लस टी इक्वल्स टू 1, ये भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पर ये जो पोर्शन मैंने लिखा है, दिस इज एक्चुअली द रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या बोल रहा है ना, बेस रेशियो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर a प्लस टी बाई जी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या बोल रहा है ना, बेस रेशियो बोलता है आपका कि जो a प्लस टी है अपॉन जी प्लस सी है, ठीक। ए किसके साथ पेयर बना रहा है, टी के साथ, जी किसके साथ पेयर बना रहा है, सी के साथ। इसका जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ये बहुत अच्छी तरह हमें याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर, जी अगर सारे ह्यूमन बींग्स को मैं देख लूं तो उनके डीएनए के अंदर जो a प्लस टी का आपका होगा, ये जो आपका रेशियो है, ये रेशियो आपका रहेगा कांस्टेंट। कोई दिक्कत सर यहां पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि कैसे इन दोनों डेटा को मिला के दूसरे साइंटिस्ट ने आपका द सेलिएंट फीचर्स या एक मॉडल बनाया था, जहां से हमें डीएनए के बारे में या डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और भी काफी सारी चीजें की जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे करके बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, देन चारगफ्स रूल, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज एस्टैब्लिश्ड। और जो मॉडल आपके साइंटिस्ट ने दिया था, वो साइंटिस्ट के नाम है द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। हम लोग जो मॉडल पढ़ेंगे डीएनए का, वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा विच वॉज प्रोपोज्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। सर इस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को हम लोग बी मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। डीएनए जो होगा सर, वो एक्चुअली आपके 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा भी पाए जाएंगे, बट मेजरली जो आपके कॉमन है दैट इज द 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए, आइदर ए, बी और जेड
डीएनए, बट सबसे जो कॉमन है दैट इज योर द बी मॉडल ऑफ डीएनए। बी मॉडल में हमें क्या पता चला ना, बी मॉडल के अंदर सबसे पहले तो मैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करूंगा। चलिए ये एक आपका स्ट्रैंड हो गया, और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। देखिए आप बोलोगे सर ये तो सही ढंग से आपने ड्रॉ नहीं किया, होना तो चाहिए ऐसा इक्वल, बट एक्चुअल द केस इज दिस कि डीएनए जो कॉइल होता है वो कुछ इस तरीके से कॉइल होता है, और इस कॉइलिंग के वजह से आपका हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग जगह जैसे आपका एक बन रहा है। यहां पर ये जो आपका एक ग्रूव है इसको हम लोग ग्रूव्स बोलते हैं। ये जो कंडीशन हो रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रूव्स। तो देखिए इन तो यहां पर जो आपका ग्रूव बना है वो बहुत छोटा ग्रूव बना है, बट यहां पर जो ग्रूव बना है वो बहुत बड़ा ग्रूव बना है। तो इसीलिए इस जगह को हम लोग नाम देते हैं द मेजर ग्रूव, और इसको भी हम लोग नाम देंगे द मेजर ग्रूव, है कि नहीं। और ये जो छोटा वाला होगा यहां पर इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द माइनर ग्रूव। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? क्लियर? तो एक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के अंदर ये ऐसे करके आपका कॉइलिंग होकर रखा हुआ है कि आपके ऑल्टरनेटली मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स अरेंज होके रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें और मॉडल की बात करें, तो पहला जो आपका यहां पर पॉइंट आएगा दैट इज ये जो टू स्ट्रैंड्स है दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अगर एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? इसी का ही मतलब होता है एंटी। पैरेलल क्यों? पैरेलल इसीलिए कि इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। पैरेलल का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, so therefore these two lines will never meet and hence they are parallel. Anti क्यों? Because one strand is moving in the direction opposite to the other strand. ठीक? अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड किससे बना हुआ है और ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड किससे बना हुआ है, ठीक? तो इसको हम लोग ठीक ऐसे करके पकड़ सकते हैं। सपोज करिए दिस इज योर शुगर, शुगर इज अटैचिंग टू द नाइट्रोजन बेस, ठीक? कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बताते जाइए मेरे साथ। और ये फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है विद द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूं मैं। ये कौन सा कार्बन में जुड़ रहा है? फॉस्फेट, 5 कार्बन, तो इसको हम लोग 5 प्राइम एंड नाम दे सकते हैं सर। ठीक वैसे ही सिमिलरली अनदर पी अटैचेस विद द शुगर विद द नाइट्रोजन, ठीक? अगेन पी attaches with the sugar, nitrogen, P attaches with the sugar with the nitrogen। तो ऐसे करके मेरा 4 मैंने न्यूक्लियोटाइड, सॉरी हाँ ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड बना लिया, और हर एक न्यूक्लियोटाइड अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आपका एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन गया है। एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 विद द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दे आर गेटिंग लिंक्ड अप। तो ये जो आपका इसके पास क्या है? 3rd कार्बन में आपका हाइड्रोक्सिल था, OH था, याद करिए सर। ये फर्स्ट था C1, तो ये जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। इसके पास H और H, क्योंकि डीएनए है तो OH नहीं होगा 2nd कार्बन में। यहां पर क्या था? H और OH। यहां पर क्या था? C विथ अनदर, यहां पर सिर्फ H और इधर CH2OH। यही तो स्ट्रक्चर था आपका। तो ये तो जुड़ गया किसके साथ? ये जुड़ गया फॉस्फेट के साथ, 5 प्राइम हो गया, ये है ना। ये जो है दिस इज द लोन पेयर विच इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर, तो ये कौन सा कार्बन में होगा? 3rd कार्बन में, तो इस एंड को हम लोग नाम दे सकते हैं 3 प्राइम। समझ में आया? ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं ये स्ट्रैंड का, इसके ऑपोजिट है, तो ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, है कि नहीं? मतलब यहां से अगर मैं शुरू करूं तो
This will be the phosphate which is connecting to the sugar which is connecting to the nitrogen. ठीक, तो ये फॉस्फेट किसका एंड होगा आपका 5 प्राइम. ठीक वैसे ही इधर एक फॉस्फेट जुड़ेगा शुगर के साथ, शुगर जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ. सिमिलरली फॉस्फेट जुड़ रहा है शुगर के साथ, शुगर जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ. फॉस्फेट विद द शुगर, शुगर विद द नाइट्रोजन. ठीक, इधर भी आपके 4 हो गए. विद द एडिशन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बॉन्डिंग इज हैपनिंग. ठीक वैसे ही इसका जो आपका थर्ड हाइड्रोक्सिल अभी मैंने जो आपको दिखाया था इसके अंदर, ठीक इसके पास भी आपका OH लास्ट माइनस हो जाएगा. इट इज नॉट कोई आपका दूसरा फॉस्फेट नहीं मिल रहा है इसको अटैच होने के लिए, तो ये एंड क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 3 प्राइम एंड. तो हम लोग बोल सकते हैं एक डीएनए रन करता है किससे ना, जो डीएनए होता है वो हमेशा रन फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, है कि नहीं. तो एक स्ट्रैंड होगा अगर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो इसके ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड ऑब्वियसली इधर 5 प्राइम और 3 प्राइम होगा सर. तो एंटी पैरेलल हुआ दोनों का. यही हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट लॉ, दैट इज द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को यहां पर देखना है कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. बेस मतलब वही नाइट्रोजन बेसिस. तो मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपका यहां पर ए होगा तो ऑब्वियसली ए किसके साथ पेयर बनाएगा, टी के साथ. और जो जी होगा वो किसके साथ पेयर बनाएगा, सी के साथ. तो सपोज करिए ये जो आपके नाइट्रोजन बेसिस है इसका मैं यहां पे नामकरण कर देता हूं. इधर मैं लिख देता हूं ए टी जी सी. तो यहां पर अगर ए होगा तो ऑब्वियसली ए किसके साथ पेयर बनाएगा, टी के साथ पेयर बनाएगा. यहां पर अगर ये टी है तो ये टी किसके साथ पेयर बनाएगा, ए के साथ पेयर बनाएगा. जी किसके साथ बनाएगा, सी के साथ. और सी किसके साथ बनाएगा, जी के साथ. मतलब अगर आपका कोई पेयर ऑफ एक डीएनए पर्टिकुलर दिया हुआ है जिसका एक स्ट्रैंड मुझे पता है जी ए सी टी ए जी कुछ भी लिख दूं, तो ऑब्वियसली इसका दूसरा स्ट्रैंड में क्या होगा वो मैं आराम से लिख सकता हूं सर. अगर यहां पर जी होगा तो इधर क्या होगा सर, सी. ए होगा तो टी, सी होगा तो जी टी. साथ साथ बोलते जाइए क्या होगा, टी है तो ए टी और जी होगा तो यस सी. ठीक. तो ये जो होता है कि अगर यहां पर आपका एक जी रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अटैचिंग विद द सी. अगर ए रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अटैचिंग टू टी. तो ये जो है इसी को हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग. तो इसमें भी देखिए हर एक जो आपका प्यूरीन बेस है वो हमेशा ऑपोजिट क्या हो रहा है, pyrimidine बेस के साथ. तो अगर मैं प्यूरीन की स्ट्रक्चर की बात करूं, प्यूरीन इधर और इधर pyrimidine. ठीक, नाम छोटा तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा. तो इसका कैसा था, एक ऐसा और ठीक, और इसके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था. तो आप सपोज करिए ये आपका ए या जी कुछ भी हो वो हमेशा सी और टी के साथ जुड़ेगा. कभी भी अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों का दोनों ही आपका क्या है, लेंथ सेम हो जा रहा है. तो कभी भी अगर सपोज कीजिए आपका एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन के साथ अटैच हो गया यहां पर, तो क्या साइज बढ़ जाएगा सर. और साइज बढ़ने के कारण, या अगर आपका एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ ज्वाइन हो गया यहां पर, तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा. तो अगर ये साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी पैरेलल. तो जहां से हमें पता चलता है कि हमेशा एक प्यूरीन बेस एक पिरिमिडिन के साथ ही आपका बेस बनाएगा. ठीक, और वो भी कौन सा, ए टी के साथ और जी सी के साथ. कोई दिक्कत है यहां तक सर, कोई दिक्कत है. आगे जब हम लोग देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप लोग समझ गया है. अब ये भी मैं मिटा देता हूं. अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में. सबसे पहले देखना है सर कि ये जो 2 मेजर ग्रूव्स लिखे हैं मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेजर ग्रूव्स, क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस
between two major grooves is said to be one turn. क्या नाम दूंगा मैं? दो जो मेजर ग्रूव्स होंगे, मेजर और माइनर समझ में आया? जहां पे ग्रूव का आपका स्ट्रक्चर, ग्रूव मतलब क्या है? गड्ढा। ग्रूव का स्ट्रक्चर छोटा है तो माइनर, ग्रूव के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर का बड़ा है तो वो मेजर। दो ऐसे मेजर ग्रूव के बीच का जो आपका जगह होगा, इसको हम लोग नाम देंगे वन टर्न। मतलब क्या है? सपोज करिए दिस इज वन, तो ऐसे करके आके आपका जो दूसरा टर्न होगा तो ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब एक टर्न के अंदर देयर आर 10 बेस पेयर्स हम लोग बोल सकते हैं, और इस बेस पेयर्स को हम लोग बीपी भी नाम देते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं सर, बेस पेयर। ठीक है, तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर है बताओ? 10। क्लियर है? इस वन टर्न यहां से जो आपका यहां तक का जो लेंथ होता है वन टर्न का, दिस लेंथ इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कितना होता है सर? 34 एंगस्ट्रॉम। सर आपको ये यूनिट, मतलब ये जो लेंथ है, दो यूनिट में याद रखना पड़ेगा, एक तो एंगस्ट्रॉम और एक नैनोमीटर। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं तो इसी का ही हो जाएगा आपका 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? ठीक, अब अगर ये पूरा का यहां से यहां का लेंथ अगर 34 एंगस्ट्रॉम हुआ, तो अगर मैं बोलूं ये जो दो बेसेस है, एक ऊपर का स्ट्रैंड और एक इसके नीचे का स्ट्रैंड, इस द लेंथ बिटवीन द टू बेस पेयर्स, एक बेस पेयर ऊपर है, नीचे वाला बेस पेयर, ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली टोटल कितने हैं? 10, और टोटल का कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये लेंथ क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? इसी को अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं तो 0.34 नैनोमीटर, ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? सिमिलरली मैंने अभी बोला था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका जो आपका डायामीटर होगा, अगर इस स्ट्रक्चर के मैं डायामीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम, द विड्थ ऑफ द डीएनए। ये कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम, या अगर मैं इसको नैनोमीटर में बात करूं 2 नैनोमीटर भी लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक, आप कोई भी एक यूनिट पकड़ लीजिए। ठीक, अगर एंगस्ट्रॉम पकड़ना है तो एंगस्ट्रॉम में ही सारा आप डिफाइन कीजिए, अगर नैनोमीटर पकड़ना है तो नैनोमीटर में ही सारा डिफाइन कर लीजिए आप। कोई दिक्कत सर? यहां तक अच्छी तरह समझ में आया? चलिए और एक बार देखते हैं। दो मेजर ग्रूव के बीच, द डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रूव हम लोग बोलते हैं वन टर्न। ठीक, और वन टर्न का लेंथ कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न के अंदर हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? देयर आर 10 बेस पेयर्स। ठीक, तो अगर पूरे का आपका डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम, तो व्हाट विल बी द लेंथ बिटवीन द टू बेस पेयर्स? दैट विल बी आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ये विड्थ भी आपका सेम है बिकॉज इट इज पैरेलल टू ईच अदर, और देयरफॉर द विड्थ विल बी 20 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? ठीक, अब सर ये भी होता है कि सपोज करिए आप एक सीढ़ी देख रहे हो जो आपका ऐसे करके जा रहा है, सपोज करिए ऐसे करके एक सीढ़ी मूव हो रहा है, तो अगर इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इट विल बी लुकिंग एज इफ इट इज अ सर्कल। ठीक, और ये सपोज करिए आपके अलग अलग बेसेस है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं इन दोनों बेसेस के अंदर आपके डिग्री कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू बेस? आपका ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा है, ऐसे ऐसे करके मूव करके जा रहा है। तो अगर सर्कल है तो सर्कल का कितना होगा? 360 डिग्री। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू बेस पेयर्स? दो बेस पेयर्स का अंदर एंगल कितना होगा? एक टर्म में कितना रहता है? 10, तो इट विल बी 36 डिग्री। एक जो आपका बेस पेयर है इस बेस पेयर के साथ जो ऑपोजिट का, तो ये जो आपका एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। कोई दिक्कत सर यहां तक? कोई दिक्कत? तो हमें क्या क्या पता चला? एंटी पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंटरी बेस
पेयरिंग है, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दे सकता हूं, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है ना सर, ठीक। तो इस सीढ़ी वाले स्ट्रक्चर के अंदर दो कैटेगरी है, एक हो जाएगा आपका जो इसका बैकबोन बना रहा है, ठीक, या सीढ़ियों के जो रेलिंग बना रहा है, इसको क्या नाम दे सकता हूं, रेलिंग। और एक होता है जो सीढ़ी के स्टेयर्स बना रहा है, ठीक। तो रेलिंग किससे बन रहा है, रेलिंग बन रहा है आपका शुगर प्लस फॉस्फेट, बैकबोन बोल सकता हूं मैं। और जो स्टेयर्स है वो स्टेयर्स कौन बना रहा है, एक तो नाइट्रोजन बेस बना रहा है। अब दूसरा चीज, नाइट्रोजन बेस जो है, सपोज करिए ए है यहां पर, तो ए हमेशा टी के साथ जो जुड़ के रहेगा, ये जुड़ेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सर व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड ना, अगर मैं बोलूं इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते किसमें है ना, एक तो आपका रह जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है, तो कोई भी अगर आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका अगर कोई एटम आता है, जैसे कि सपोज करिए ऑक्सीजन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, तो इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा आपका, तो इस टाइप ऑफ अ बॉन्ड विच इज फॉर्मिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है वो भी हमें ध्यान रखना है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन ए एंड टी। और यहीं पे अगर जी और सी की बात करूं तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सर ये जी और सी के बीच 3 क्यों और ए और टी के बीच 2 ही क्यों, इसके लिए आप मेरा नोट्स को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, वहां पर मैंने स्ट्रक्चर करके दिखाया है कि कैसे करके आपका ए का स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा, उसके कैसे आपके सिर्फ 2 ही लोन पेयर है जिसके हिसाब से, और टी के भी आपके 2 ही लोन पेयर है, तो उन दोनों में से आपका बॉन्ड करके और हाइड्रोजन 2 ही बनाएगा। बट जी और सी के कैसे करके 3 लोन पेयर होते हैं दोनों में ही, जो ये आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उतना ही वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, मतलब उतना ही उसको फोर्स की दरकार पड़ेगा उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ में आया सर, क्लियर, ठीक। तो देखिए ऐसा ही आपका अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक। तो आरएनए का आपका ऐसा कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं होगा, तो अगर नहीं जुड़ेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी अनस्टेबल, ठीक। तो अब आगे जाके देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए इज मच मोर stable than RNA. Why? Due to this complementary base pairing and due to the presence of the hydrogen bonds. सर कोई दिक्कत हुआ, क्लियर? अगर कोई भी आपका टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा या कमेंट सेक्शन के नीचे आप वहां पर लिख दीजिएगा सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डीएनए वर्सेस आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग आज देख ही लिए, ठीक। और टाइप्स ऑफ डीएनए भी देखना है कि ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए क्या क्या होते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।